चलो बेटा स्टार्ट करें। चलो देखो, तो आज हमें पेपर डिस्कशन करना है, तो तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं तुम मुझे चैट में लिख के भेज दो, तो हम फिर वो डिस्कस कर लेंगे। या सारा पेपर डिस्कस करना है वो भी बता दो। तुम्हें अपने सिर्फ डाउट डिस्कस करना है या सारा पेपर डिस्कस करना है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब अच्छा बता दो तुम्हारे जो भी डाउट्स है ना, तुम चैट में मुझको लिख के भेज दो। नहीं तो अगर तुम चाह रहे हो कि सारा पेपर डिस्कस करना है तो हम सब पेपर डिस्कस कर लेते हैं फिर। ठीक है, चलो पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, मेरे पास मेडिकल का पेपर है। ठीक है, मेडिकल के पेपर में हम कर लेते हैं, तो उसमें फिर क्या है बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, म्यूट कर लो, सब म्यूट कर लो अपने आप को, क्योंकि नॉइस आ रही है पीछे से। ठीक है, हाँ, चलो देखो, सबसे पहला हम ये क्वेश्चन लेके चलते हैं 46 क्वेश्चन। हाँ देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल्स इज 6.02 into 10 की पावर -2 cc per gram, whose radius and length are 7 angstrom and 10 angstrom respectively. If Na is 6.02 to 10 की पावर 3, find the molecular weight of the virus. वो क्या कह रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है हमको, स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है एक सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल का, जो कितना है 6.02 into 10 की पावर -2 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। ठीक है, वो ये चीज कह रहा है। और वो कह रहा है कि उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस कितना है बेसिकली 7 एंगस्ट्रोम है, और उसका जो है लेंथ कितना है, वो कितना है 10 एंगस्ट्रोम है। ठीक है, ये चीज बोल रहा है। और वो कह रहा है अगर मान लो मेरा Na जो है वो कितना है 6.02 into 10 की पावर 23 है, तो मुझे ये बताओ कि मोलिकुलर वेट कितना होगा वायरस का। तो देखो क्या कर लो, यहाँ पे तुम्हें क्या है स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है कि मतलब 1 ग्राम के अंदर तुम्हें इतना वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, 10 की पावर -6.02 into 10 की पावर -2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज हो गई। अब तुम क्या करो, जो तुम्हें रेडियस और ये दे रखा है बेसिकली, ठीक है, रेडियस और जो लेंथ दे रखा है, इससे निकाल लो वॉल्यूम, कि इससे वॉल्यूम होगा कितना। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब देखो, तुमने इससे निकाला, ये आ गया 22/7 एंगस्ट्रॉम। 7 into 7 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो कितना होता है बेसिकली 10 की पावर -10 मीटर होता है, और वो क्या हो जाता है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो मैं 10 की पावर -8 का स्क्वायर, हाइट कितनी है बेसिकली 10 एंगस्ट्रॉम है, इसको मैं कर सकता हूँ 10 into 10 की पावर -8। तो ये से ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 22 into 7 into 10 की पावर -24 into 10, ये चीज आ गई। ठीक है, ये चीज हो गया, ये हमारा हो गया 1540 into 10 की पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, वो क्या बोल रहा है कि इतने वॉल्यूम में मेरा मास कितना है, 6.02 into 10 की पावर -2 सेंटीमीटर क्यूब में मेरा मास कितना है 1 ग्राम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब यही होगा ना कि पर ग्राम कितना वॉल्यूम है। वो बोल रहा है कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब लूं तो मेरा वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1/6.02 into 10 की पावर -2, मतलब मेरा मास इतना आ जाएगा बेसिकली, इतना ग्राम आ जाएगा। और अगर वो बोल रहा है कि मैं ये ले लूं 1540 into 10 की पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लूं, तो मेरा मास कितना आ जाएगा, फिर मेरा मास आ जाएगा इतना। ये हो गया 6.02 into 10 की पावर -2, ये चीज आ गई। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करके जो भी आएगा वो तुम्हारा मास हो जाएगा, यहाँ से मास आ जाएगा तुम्हारा। अब जो मास आएगा बेसिकली वो तुम्हारा मास क्या होगा, कितने का होगा, वो एक वायरस का होगा। ठीक है, अब तुम्हारा क्या है, एक वायरस का इतना मास आ गया, तो जब तुम उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे Na से, तो वो क्या है तुम्हारा मोलिकुलर वेट आ जाएगा वायरस का कि नहीं आ जाएगा बेसिकली।
ठीक है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वायरस का मतलब एक मोल का अगर तुम मास करोगे वो मोलिकुलर वेट वो पर मोल में आ जाएगा तुम्हारा। यहां तक क्लियर है, बोलो यहां तक क्लियर है सबको? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है तुमको, क्या करना है इसमें? हाँ देखो, हाँ देखो हमने क्या किया, यहाँ से वॉल्यूम निकाल लिया, यहाँ तक हमने क्या है वॉल्यूम निकाल लिया, एक वायरस का वॉल्यूम कितना है। अब हमें ना स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब कि पर ग्राम कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, पर ग्राम कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो मुझे दे रखा है पर ग्राम इतना वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ से वही चीज कर ली, मैंने जो यहाँ से किया है ना, यहाँ से वही चीज करी है कि देखो इतने सेंटीमीटर क्यूब में मेरा मास कितना प्रेजेंट था, 1 ग्राम प्रेजेंट था। ठीक है, अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब लेता तो कितना मास प्रेजेंट होता, तो 1/6.02 इंटू 10⁻⁻2 होता। और अगर मैं मान लो इतना वॉल्यूम लेके चल रहा हूँ, अगर मेरे पास इतना वॉल्यूम है तो मेरा कितना मास आ जाएगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा मास निकल आया। क्लियर है, यहां तक मेरा मास आ गया। अब देखो, अब ये तो आ गया मास ऑफ वन वायरस, ये आ गया मास ऑफ वन वायरस। ठीक है, जो भी आएगा मान लो एक्स आ गया, यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ गई कुछ, मतलब एक्स लगा ली हमने, तो ये मास आ गया वन वायरस का एक्स ग्राम। लेकिन उसने हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किसके हिसाब से दे रखे हैं, बेसिकली किलोग्राम पर मोल के हिसाब से दे रखे हैं, यानी वो वन मोल का बल्कि मोलिकुलर वेट को मोल के टर्म में जानना चाह रहा है। तो मास ऑफ एन वायरस कितना हो जाएगा तुम्हारा, अगर मैं मान लो एन वायरसेस ले लूं तो वो कितना हो जाएगा, बेसिकली एक्स इंटू एन, ये चीज हो जाएगी एक्स इंटू एन ग्राम हो जाएगा। तो तुम ये कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है, अब क्लियर है, बोलो क्लियर है ये चीज? चलो थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई करो ताकि फिर हम जल्दी से और क्वेश्चन भी कर सके। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, कि इक्विवेलेंट वेट जो है हमारा K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है वो हमसे, जहां पे उसने मोलर मास दे रखा है हमको। ठीक है, जहां पे उसने हमें क्या कर रखा है, मोलर मास दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है वो हमसे। ठीक है, तो बताओ क्या क्या करोगे इसमें, बताओ। जैसे देखो क्या है, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं वो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हमें एक रिएक्शन दे रखा है बेसिकली NaH2PO4 प्लस NaOH। ठीक है, ये चीज हो गई। उसने हमें क्या किया है, इसका मोलर मास दे रखा है NaH2PO4 का, उसने हमें क्या कर रखा है, इसका मोलिकुलर वेट दे रखा है। ठीक है, और इक्वेशन दे रखी है हमको ये Na2HPO4, और वो पूछ रहे हैं इक्विवेलेंट वेट बताओ इसका कितना होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा हमारे इस रिएक्शन का। तो देखो सीधी सी बात है, देखो तुम्हें पता है कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होता है, मोलर वेट बाय एन फैक्टर, मोलर वेट बाय एन फैक्टर। ठीक है, तुम्हें पता है ये। अब एन फैक्टर देखो, मैंने तुम्हें बताया गया होगा कि एन फैक्टर क्या है, रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन में क्या हो रहा है। अगर तुम यहाँ से यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ जाते हुए क्या हो रहा है, एक H प्लस का लॉस हो रहा है। ठीक है, एक H प्लस का लॉस हो रहा है यहाँ से यहाँ जाते हुए, तो इसका मतलब जो इसका एन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा बेसिकली वो किसके इक्वल आएगा, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आएगा। क्लियर है, ये क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा। चलो चलो ये चीज हो गई। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि इक्विवेलेंट, अच्छा ये क्वेश्चन रहेगा, विच इज ऑलवेज एन इंटीजर, हमेशा क्या इंटीजर रहेगा, एक क्वेश्चन पूछा है उसने, कौन हमेशा इंटीजर होगा, एटॉमिक मास, ठीक है, मोलैरिटी, एटॉमिक मास, मोलैरिटी, एटॉमिक नंबर और नॉर्मेलिटी। ठीक है, इनमें से वो पूछ रहे, चार ऑप्शन दे दिए, वो बोल रहा है कौन सा ऑलवेज इंटीजर होगा। तो इनमें से जो कौन सा ऑलवेज इंटीजर होने वाला है वो है एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है हमारे, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता 1.5 होंगे या मतलब कि 1.2 होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो हमेशा क्या है, एक इंटीजर रहेगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर रहेगा हमारा। क्लियर है, ये चीज क्लियर है तुमको?
काव्या बेटा 27 कौन सा बोल रहे हो, क्योंकि मेरे पास तो अभी मेडिकल का पेपर खुला हुआ है, इसमें तो 45 से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम या तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो कौन सा तुम बोल रहे हो कि 27 कौन सा कह रहे हो तुम। ठीक है, हाँ चलो देखो। अच्छा, जिसको अभी मैं वैसे मेडिकल का डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसको कोई नॉन मेडिकल वाला करना है तो अपना एक बार व्हाट्सएप पे भेज दो मुझको डाउट। ठीक है अभी, ठीक है उसमें तो फिर हम वो देख लेंगे। चलो देखो, अगला वो क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट वेट बताओ Na2CO3.10H2O का। Na2CO3.10H2O, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, बेसिकली देखो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। ठीक है, अब अगर मान लो, अब अगर मैं इसको जैसे मतलब कि Na2CO3 का n फैक्टर निकालो, कैसे होगा, Na2CO3 का जो n फैक्टर होगा हमारा, ठीक है, वो कैसे निकालोगे, तुम्हें आयनिक कंपाउंड का n फैक्टर निकालना आता होगा। आयनिक कंपाउंड का तुम्हें n फैक्टर निकालना आता होगा। कैसे निकालते कि टोटल पॉजिटिव चार्ज देखते हैं हम, टोटल क्या है नेगेटिव चार्ज देखते हैं हम। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज देखते हैं हम। तो यहाँ पे अगर मैं Na2CO3 की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं Na2CO3 की बात करूं, तो Na2CO3 जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये क्या होगा 2Na प्लस और CO3-2। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है, n फैक्टर बेसिकली कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो Na2CO3 का जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर यानी 2। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब इसका मोलर वेट निकाल लो, और जो भी मोलर वेट तो आता ही होगा निकालना, और जो भी मोलर वेट होगा बेसिकली वो हमारा क्या है, क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। मतलब सॉरी इक्वल मोलर वेट निकालोगे, उसको उससे डिवाइड करोगे 2 से, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो हम क्या है इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे उससे। क्लियर है, ये चीज क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, Na2CO3 का n फैक्टर कैसे आया वो बता दूं। ओके चलो ठीक है, चलो बताता हूँ देखो मैंने। अच्छा, कौन सा नहीं आया तुमको, आदर्श तुमने बोला कौन से वाला नहीं आया, बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं तुमको समझ में आया। आदर्श कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया तुमको, तुम कह रहे हो ये वाला नहीं आया, तुमने बताया नहीं कौन सा। चलो तब तक मैं शिवम को बताता हूँ। शिवम देखो इसमें क्या है, Na2CO3 का n फैक्टर कैसे आया वो बता देता हूँ। देखो Na2CO3 क्या है, बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, बेसिकली हमारे क्या है आयनिक कंपाउंड है। जब ये टूटेगा Na2CO3, जब ये टूटता है पानी में, ये कैसे टूटता है, ये हमें क्या देता है, Na प्लस आयंस देता है और CO3-2 आयंस देता है। ठीक है, और Na आयन कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। अब देखो टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज चेक करो। यहाँ पे एक Na के ऊपर पॉजिटिव है और लेकिन 2 Na प्लस है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 2 हो गया। टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 हो गया। ठीक है, या अगर इसमें चेक करो, कार्बोनेट के ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, 2 ही है, वो एक ही आयन है। तो दोनों में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा एन फैक्टर क्या हो गया, दोनों, या तुम पॉजिटिव टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या टोटल नेगेटिव देख लो, किसी से भी देख लो, तो एन फैक्टर हमारा क्या है 2 आ जाएगा। और फिर उसको क्या कर दो, मोलिकुलर वेट को एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, तो हमारा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ये क्लियर है ये चीज। या पॉजिटिव से देख लो, या टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, ये टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज से देख लो, तो वही है। अच्छा मुझे ये बताओ, एक बार चैट में बताओ जरा कि तुम में से मेडिकल के बच्चे कौन कौन है अभी, मेडिकल के कितने बच्चे हैं यहाँ पे। कोई नहीं है मेडिकल का, तो मुझे पहले बता देते, फिर हम नॉन मेडिकल पेपर डिस्कस कर लेते। चलो ठीक है, तो फिर ऐसा करते, 1 मिनट रुको। हाँ 1 मिनट रुको, हम नॉन मेडिकल डिस्कस करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ बस। हाँ अब बोलते जाओ कौन कौन से, हाँ अब बोलते जाओ कौन कौन से क्वेश्चन है। एक तो 27 आ रहा था, काव्या का 27 है, वो देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि हमें एक सोल्ट दिया गया है 20, रमन बेटा 26 मैंने बता दिया, मैंने ऊपर 26 करवा दिया था तुमको, ये स्पेसिफिक वायरस वॉल्यूम वाला। ये जो 46 है ये बेसिकली 26 ही है नॉन मेडिकल का। ठीक है, हाँ ये 27 देख लेते हैं, काव्या का 27 आ रहा था वो देख लेते हैं। देखो वो क्या बोल रहे हैं, एक हमारे पास कंपाउंड है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट कितने H2 है, पानी हमारा कितना है बेसिकली 24 H2O है। ठीक है,
वो बोल रहा है इसका एन फैक्टर बताओ कितना होगा। तो जैसे मैंने अभी तुमको बोला कि एन फैक्टर क्या होता है, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो, तो ये चीज हो जाएगी। तो अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे देखो, जब इसको तुम पानी के अंदर डालते हो तो ये कैसे टूटता है, बेसिकली K2SO4 कैसे टूटता है, ये कैसे आयनिक कंपाउंड्स होता है, ये टूटता है 2K+ और SO4- 2 में, ठीक है। एल्यूमिनियम जब सल्फेट डालोगे ये पानी के अंदर कैसे टूटेगा, ये पानी के अंदर कैसे टूटेगा, बेसिकली 2Al+3 प्लस 3SO4- 2, ठीक है, 3SO4- 2। चलो देखो, ये चीज हो गई, हाँ ये चीज हो गई हमारी। देखो अब मैंने क्या बोला था, इस पूरे सॉल्ट में तुम ये देख लो कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है या टोटल नेगेटिव चार्ज, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। हाँ, अच्छा बेटा, ये तुम्हें पता चल जाएगा, तुमने आयनिक कंपाउंड जब पढ़ोगे ना धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा। ये पोटेशियम सल्फेट तुमने 9th में भी सीखे होंगे कि इनको कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो K2SO4 बनता है। तो वहां से भी हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि इसमें K+ और SO4- 2 आयंस प्रेजेंट है। ये तुम्हें धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, तुमने कुछ तो पढ़े भी होंगे, अभी तुम जैसे धीरे धीरे पढ़ोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये आयनिक कंपाउंड ऐसे टूटते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हें याद है, तुम्हें NaCl बताते हैं हम, NaCl में क्या होता है, Na+ और Cl- आयन होते हैं, ठीक है। ये भी ऐसे आयनिक कंपाउंड है जहां पे K+ और सल्फेट आयन होते हैं। ये तो नॉलेज तुम्हें आयन कौन से है, ये तो नॉलेज तुम्हें 9th और 10th में ही आ जाती है कि कौन कौन से आयन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे जो एल्यूमिनियम सल्फेट है उसमें एल्यूमिनियम आयन से सल्फेट आयन है, बस बैलेंस कर दो। 2 एल्यूमिनियम इधर है तो यहाँ 2 लगा दिया मैंने, यहाँ 3, यहाँ 3 लगा दिया मैंने, ये चीज करी है। अब देखो, अब हमारा क्या है, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज देखते हैं। तो देखो इस पूरे कंपाउंड में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, या तो टोटल पॉजिटिव देख लो या टोटल नेगेटिव। तो टोटल पॉजिटिव देखो, यहाँ पे एक पोटेशियम के ऊपर +1 है और 2 पोटेशियम लिया है तो +2 तो यहाँ से आ गया। यहाँ से एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है, 2 लिया है तो +6 यहाँ से आ गया। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारा 8 हो गया, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और फिर हमें इसका इक्विवेलेंट वेट बताना है तो क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट बताओगे तो मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर यानी 8 आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इसका हमारा। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। ये चीज क्लियर हो गई। रमन बेटा 26 और 46 सेम है, मतलब मैं जो देख पा रहा हूँ पेपर में वो 26 भी सेम है। वही क्वेश्चन है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस अभी किया हमने। हाँ, तो ये रमन क्यों बोल रहे हैं बेटा कि 26 और 46 सेम नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो हम कहाँ थे, हम 29 हो गया था, 30 भी हो गया था, 31। चलो 31 देखते हैं हम। अच्छा 31 में वो क्या बोलता है, इन विच सोल्यूशन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट। एटम्स बताने, ऑक्सीजन एटम्स किसमें ज्यादा प्रेजेंट है। तो देखो उसने क्या बोला है, बेसिकली हमें क्या दिया है, 1 लीटर 2 नॉर्मल H2SO4, 1 लीटर 2 नॉर्मल H2SO4। हाँ, उसने 3 सिचुएशन दिए, मतलब 4 ऑप्शन दिए, एक ये दिया है, एक दिया है 0.5 लीटर 1 मोलर, 0.5 लीटर 1 मोलर उसने क्या दिया है हमको, HNO3 दिया है। उसने 1 लीटर 5 मोलर H3PO3 दिया है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। 2 लीटर 0.4 मोलर H3O3। यहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो देख लेते हैं H3O3 को यहाँ, चलो देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो जरा
देखो हमें क्या है, सबकी क्या है बेसिकली, हम क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, सबके हम मोल्स निकाल लेंगे, उसी से ही हमें आइडिया हो जाएगा कितने एटम्स होंगे कितने ही नहीं होंगे। पहले हम इसके मोल्स निकालते हैं बेसिकली। इसके मोल्स निकालोगे तो हमें मोलैरिटी चाहिए होगी, हमें मोलैरिटी चाहिए होगी पहले, क्योंकि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होता है। और मोलैरिटी क्या होती है मेरी बेसिकली, मोलैरिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई यहाँ पे, 2 नॉर्मल, H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो ये कितने आ गए, 1 मोल आ गया। तो H2SO4 का मेरे पास कितना मोल है, 1 मोल है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। H2SO4 के मेरे पास मोल्स कितने हैं, H2SO4 के मेरे पास मोल्स है 1। HNO3 की बात करूं तो HNO3 के सीधा कर दो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो मोलैरिटी कितना है, 1 मोलर है, वॉल्यूम कितना है 0.5, तो इसके कितने मोल्स आ गए, 0.5 मोल। HNO3 के कितने आ गए, 0.5 मोल्स आ गए। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट अगर इनकी बात करूं, इसके क्या आ गए, इसके भी H3PO4 के सेम निकालोगे तो कितने आ जाएंगे, 5 मोल्स। H3O3 के निकालोगे, वैसे H3O3 मेरे को यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, कुछ बीच में मिसिंग है, शायद H3PO3 होना चाहिए, ये H3PO3 ये गर्ल लिखा हुआ है, चलो देखते हैं फिर भी, क्योंकि मेन तो ऑक्सीजन एटम पे फोकस है ना, वो तो 3 ही रहेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेसिकली, 2 लीटर इंटू 0.4 मोलर, ये कितना आ जाएगा हमारा बेसिकली 0.8 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गए इनके मोल्स। अब निकाल दो मोल्स ऑफ O2। तुमको पता है 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितने मोल्स है, 4, इसमें कितने, 1 मोल के अंदर 3 है, तो 0.5 के अंदर कितने हो जाएंगे, 1.5। 1 मोल के अंदर 4 मोल्स है, तो 5 के अंदर कितने हो गए, 20। इसके अंदर 1 के अंदर 3 है, तो कितने हो गए, 2.4। तो अब जिसमें जितने ज्यादा मोल्स होंगे ऑक्सीजन के, उसमें उतने ही ज्यादा क्या होने वाले हैं, एटम्स होने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है। नहीं बेसिकली, हाँ बेसिकली वो तुम्हें ना ऐसे दिया था, तुमने गलत सोच लिया उसको, ना एक साथ लिख दिया था उसने। ठीक है काव्य बेटा, उसने क्या है ऐसे लिख दिया था 2NH2SO4, वो तुम्हें शायद धोखा लग गया होगा कि ये क्या है 2N अलग, मतलब 2 नॉर्मल बताना चाह रहा था वो तुमको। ठीक है, ये तुम्हें देखना था कि वो N किसके लिए है, वो नॉर्मेलिटी के लिए ये N था। NH2SO4 तो ऐसी कुछ नहीं होता। हाँ चलो, ये क्लियर हो गया सबको। अब आगे चलते हैं, देखो। हाँ देखो, 32 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 32 क्वेश्चन की, तो 32 क्वेश्चन देखो क्या है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 40% NaS सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली आर इफ द डेंसिटी इज दिस। उसने क्या पूछा है, मोलैरिटी पूछी है, मोलैलिटी पूछी है, ठीक है, और उसने क्या दे रखा है, मास परसेंटेज दे रखा है सोल्यूशन का 40%, और उसने क्या किया है, डेंसिटी दे रखी है सोल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml। तो देखो जरा क्या होगा, मास परसेंट का मतलब क्या हो गया, हमारे पास NaOH कितना है, मास ऑफ NaOH कितना है बेसिकली, मास ऑफ NaOH कितना है हमारे पास 40 ग्राम है, और मास ऑफ जो सोल्यूशन है वो कितना है बेसिकली 100 ग्राम है। ये चीज हो गई। 40% का क्या मतलब हो गया, 40 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन हो गया, तो मास हमारे पास NaOH का 40 ग्राम में आ गया। यहाँ से मैं निकाल दूंगा मोल्स, NaOH के मोल्स कितने आ जाएंगे, 40 ग्राम बाई 40 ग्राम पर मोल, क्योंकि इसका मोलर मास क्या होता है 40 होता है, तो 1 मोल इसका आ गया। ठीक है, अब मुझे मोलैरिटी निकालनी, तो मुझे वॉल्यूम चाहिए, मुझे सोल्यूशन का मास पता है, मुझे डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, ये हो गया। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेसिकली, मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना है मेरा बेसिकली 100 ग्राम, वॉल्यूम की डेंसिटी कितनी है मेरी 1.2 ग्राम पर ml। तो मेरा यहाँ से मोलैरिटी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया सोल्यूशन का, मेरा यहाँ से मोल भी आ गया, तो मोलैरिटी कितना हो गया, मोल्स बाय वॉल्यूम, 100 ग्राम इंटू 1.2 ग्राम पर ml। लेकिन ये ml में, इसको सॉरी लीटर में चेंज कर लेना, इसको लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये से ये कैंसिल हुआ, ये कितनी आ गई बेसिकली 12 मोलर आ गया बेसिकली। ठीक है, मोलैलिटी पूछी है, मोलैलिटी पूछी है उसने, तो मोलैलिटी के लिए क्या करो, मोलैलिटी तो सीधा सीधा है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 40 ग्राम है, उसके मोल्स कितने आ गए 1 मोल आ गए, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 60 ग्राम हो गया, लेकिन वो केजी में होना चाहिए, तो वो 1000 से हमने कर दिया, तो ये कितना आ गया बेसिकली हमारा, ये आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लेना, ये 16.66 कुछ आ जाएगा, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है, ये क्लियर है, 32 क्वेश्चन क्लियर है सबको।
32 क्वेश्चन क्लियर है। चलो अब चलते हैं आगे 33 क्वेश्चन पे। देखो 33rd क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 33rd क्वेश्चन ये चीज कह रहा है कि 2.75 ग्राम Na2CO3.XH2O is dissolved in water and diluted up to 250 ml. 10 ml of this solution is completely neutralized with 15 ml of n by normal by 19.5 HCl. The value of X is, ये तो सीधा सा हो जाएगा। देखो देखो तुम्हें पता है ग्राम इक्विवेलेंट जो होंगे HCl के, रिएक्शन हो रही है HCl और Na2CO3 की, वो किसके इक्वल होंगे? वो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 के इक्वल होंगे, Na2CO3.XH2O के इक्वल होंगे, जो कि किस में प्रेजेंट है? जो प्रेजेंट है 10 ml में, क्योंकि हमने 10 ml को न्यूट्रलाइज करवाया है ना, तो ये 10 ml में जितने प्रेजेंट होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट HCl के होंगे। तो हमने HCl के ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए, कैसे? मोल्स नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये कितने आ गए? 1/19.5 इंटू 15 आ गया। तो ये मेरे मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे, क्योंकि मैं मोल वॉल्यूम क्या है मिलीलीटर में ले रहा हूँ। तो मेरे मिली इक्विवेलेंट हो गए Na2CO3.XH2O के 10 ml में। ये 10 ml में आ गए, इन 10 ml। ठीक है, चलो मेरे 10 ml में क्या थे? मिली इक्विवेलेंट इतने थे, और मैंने वॉल्यूम कितना लिया था पहले स्टार्टिंग में? 250 ml लिया था। तो 250 ml में मेरे कितने मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे? मेरे मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3.XH2O 250 ml में कितने हो जाएंगे? अगर 10 ml में इतने हैं तो 250 ml में कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 250, ये चीज हो जाएगी मेरी। यहां तक हुआ क्लियर? ठीक है, ये चीज आई। अब देखो ये आगे 250 ml में मेरे, ये मैंने 250 ml में निकाल लिए। अब देखो 250 ml में मेरे मिली इक्विवेलेंट इतने हैं। मुझे पता है मिली इक्विवेलेंट किसके इक्वल होते हैं? बेसिकली मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 10 की पावर -3। ठीक है, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 10 की पावर 3। ठीक है, अब मुझे देखो मिली इक्विवेलेंट मुझे पता है कितने हैं? 15 इंटू 250 डिवाइड बाई 19.5 इंटू 10। ठीक है, मास मुझे पता है कितना है? 2.75 ग्राम है। इक्विवेलेंट वेट में निकाल ही लूंगा, मोलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर अभी हम पढ़ के आए हैं Na2CO3.XH2O का कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, इंटू 10 की पावर 3। अब देखो जो मोलिकुलर वेट निकालोगे ना, वो देखो कितना आएगा? Na2CO3.XH2O वो कितना आएगा? बेसिकली 106 प्लस 18x। जब तुम इसको करोगे इसका 106 आएगा, एक वाटर का 18 होता है, ये x, तो ये x के टर्म में आ जाएगा। बेसिकली x के टर्म में। बस सबको सोल्व करके तुम्हें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। बताओ ये क्लियर है? 33 क्लियर हुआ सबको? थर्टी थ्री का कोई बेटा किसी को डाउट हो तो बताओ। अच्छा एक बार और बता देता हूँ। देखो मैंने क्या कहा कि मेरे जो है, मुझे उसने बोला है, देखो मैं सिचुएशन बताता हूँ। उसने क्या बोला है कि मैंने एक सोल्यूशन, एक उसमें सोल्यूशन बनाया है Na2CO3.XH2, जिसमें मैंने क्या किया? 2.75 ग्राम लिया है और 250 ml लिया है। मैंने क्या किया? इसका क्या किया? 10 ml बाहर निकाला, 10 ml बाहर निकाला और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया HCl के साथ, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि ये बताओ कि इसमें जो x की वैल्यू है वो कितनी है, ये पूछ रहा है। तो मैं क्या करूंगा? देखो मुझे उसने HCl दे रखा है, कितना लगा मेरा HCl? मेरा कितना लगा बेसिकली? अगर मैं बात करूं तो HCl मेरा 15 ml लगा, और कितने नॉर्मल का? 1/19.5 नॉर्मल का, वो ये बोल रहा है। तो मैंने क्या किया? यहाँ से ये निकाल लिया कि कितने मिली इक्विवेलेंट लगे इसके। मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया कि HCl के मिली इक्विवेलेंट कितने यूज हुए। तो मुझे पता चल जाएगा जितने इसके मिली इक्विवेलेंट यूज हुए हैं उतने ही तो यहाँ इस 10 ml में किसके पड़े होंगे? उतने ही तो 10 ml मिली इक्विवेलेंट किसके पड़े होंगे? 10 ml में सोडियम कार्बोनेट .XH2O के। ठीक है, ये चीज हो गई। मैंने यहाँ कर लिए मिली इक्विवेलेंट निकाल लिए, वो मेरे कितने आए? ये आ गए। देखो ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 आ गए 10 ml में इतने। अब मैं वापस जा रहा हूँ, अब 10 ml में इतने हैं, तो मुझे ये बताओ इसमें मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे मेरे? जितने भी यहाँ आएंगे उसको क्या करूंगा मैं? मान लो ये मेरा आ गया, ए आ गए, मान लो यहाँ पे ए आ गए, तो ए जो है वो किसमें है? 10 ml में जो पड़े हैं वो कितने ए पड़े हैं? तो 1 ml में कितने पड़े होंगे? A/10। और अगर मैं 250 ml में देखूं तो वहां कितने होंगे?
A/10 इंटू 250 इतने मिली इक्विवेलेंट आ गए, ठीक है। 250 ml में इतने आ गए मेरे, इतने आ गए, ये आ गए। अब मुझे पता है 250 ml में मुझे मिली इक्विवेलेंट मिल गए, ठीक है। और मिली इक्विवेलेंट किसके इक्वल होते हैं? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ इसलिए किया क्योंकि ये जो है ये ग्राम इक्विवेलेंट है, और ग्राम इक्विवेलेंट को जब उसमें करना है, मिली इक्विवेलेंट में करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा हमको। सॉरी यहाँ पे ना देखो ऐसे हो जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है मेरे वो कितना होता है? 10⁻³ मिली इक्विवेलेंट, ये चीज होती है। तो यहाँ पे अच्छा मुझे -3 करना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये चीज हो जाएगा। हमें छोटे से उस पे जा रहे हैं ना, ठीक है, ये चीज अब क्लियर है। अब क्लियर है रमन बेटा? चलो अब 34 की बात करते हैं हम, 34 क्वेश्चन की। 34 में वो क्या बोल रहा है कि 150 ml ऑफ M/10 H2SO4, 200 ml M/10 calcium hydroxide and 150 ml N/5 NaOH are mixed together, the normality of the resulting solution। देखो उसने क्या बोला कि उसने एक कंटेनर में 3 चीजें ले ली। कौन कौन सी? एक चीज तो ले ली उसने, H2SO4 ले लिया, कितना? 1/10 मोलर, ठीक है, कितना? 150 ml। फिर उसने क्या किया, इसमें क्या ले लिया? NaOH भी ले लिया, कितना? 150 ml N/5 नॉर्मल, 1/5 नॉर्मल हो गया। और इसने क्या ले लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, बेसिकली कितना? 200 ml M/10, ठीक है, ये चीज हो गई। अब वो कह रहे हैं रिजल्टिंग सोल्यूशन की क्या करो, नॉर्मेलिटी बताओ कितनी होगी। तो देखो रिजल्टिंग सोल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन होंगी, अभी अभी क्या है, रिएक्शंस होंगी, क्योंकि H2SO4 क्या है, एसिड है, और NaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो ये रिएक्ट करेंगे बेसिकली। तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम ये निकाल लेते हैं इसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट है। हम H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट, हम इन दोनों के बेसिस के ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, कितने कितने नहीं। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे? बेसिकली वॉल्यूम ml में, तो हम मिली इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। मिली इक्विवेलेंट कितने आएंगे? 1 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू क्या हो जाएगा, हमारी नॉर्मेलिटी होती है ना, हमारी ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये क्या आ जाएगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, तो इसका एन फैक्टर होता है 2। ये आ गया हमारा 30 मिली इक्विवेलेंट आ गए। इसके मिली इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे? बेसिकली 1/5 इंटू 150, तो इसके कितने आ गए? बेसिकली 30 आ गए, ये आ गए 30। अब इसके मिली इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे वो देखते हैं। चलो इसके मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए? 200 मोलैरिटी दे रखी है इसकी, तो इसको 2 से हम कर देंगे। इसके कितने आ गए? 40। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस कितने हो गए? अगर मैं बात करूं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस कितने हो गए टोटल, वो हो गए 30 + 40 70। और मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितने हो गए? वो कितने हो गए? 30। तो बचेंगे क्या? मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस बचेंगे, वो कितना बचेंगे? 40 बचेंगे, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस जो है लेफ्ट हो गए, वो कितना? 40। क्यों? क्योंकि ये 30 तो इसके साथ रिएक्ट हो गए ना एसिड के साथ, 30 तो एसिड के साथ रिएक्ट हो गए, तो बचे कितने? 40 बचे। तो मेरे मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस मुझे पता चल गया कितने बचे? 40। मेरे को टोटल वॉल्यूम भी पता चल गया, मुझे टोटल वॉल्यूम भी पता चल गया कि टोटल वॉल्यूम यहाँ पे कितना निकल के आया। मैंने 150 इसका ऐड किया, 150 इसका ऐड किया, 200 इसका ऐड किया, तो टोटल निकल के आया 500। तो टोटल वॉल्यूम कितना आया? 500 ml आया। और मेरी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? 40/500। जो फाइनल मिक्सचर की जो मोलैरिटी आएगी वो कितनी आएगी? बेसिकली 2/25 मोलर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 0.08 मोलर हो जाए, नॉर्मल हो जाएगा, सॉरी नॉर्मल, ठीक है। ये चीज है, क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक वो विराज तुम्हारा 34th क्वेश्चन था, क्लियर है तुमको 34 क्वेश्चन? हाँ
चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन है ये, 35th करके फिर मैं देखता हूँ, ठीक है। हाँ रमन, एक बार मैं 35th क्वेश्चन करके फिर देखता हूँ तुमने व्हाट्सएप पे क्या भेजा है, रुको एक मिनट। वो क्या बोल रहा है, एक रिएक्शन दे रखी है मुझे 5A प्लस 3B, और वो क्या बना रहा है 2C बना रहा है। वो कह रहा है मैंने इसके 8 मोल लिए, इसके क्या किए 6 मोल लिए, बताओ वो C कितना बनेगा बेसिकली। तो क्या करो, दोनों रिएजेंट दे रखे, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए बताया होगा तुमको कि इसको डिवाइड कर दो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1.9 1.8, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कम है, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा, इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी। अब 5 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, 5 मोल से क्या हो रहा है 2 मोल बन रहे हैं, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल से अगर हम बात करें तो 2/5 मोल बनेगा, ठीक है। और हमारे पास 8 मोल है, तो 8 मोल से कितना बन जाएगा ये 16/5 मोल। तो इसको डिवाइड कर लो, देख लो कितना आएगा। 16/5 मोल से हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.2 आ जाएगा, 3.2 मोल आ जाएगा। क्लियर है ये वाला 35th भी क्लियर है। चलो हाँ बेटा, तुम्हारे को पेपर में कोई और डाउट है ना तो क्वेश्चन नंबर लिख के मेरे को चैट में भेज दो कि ये डाउट है, ठीक है। ऐसे तो फिर सारा पेपर डिस्कस करेंगे तो टाइम भी होने वाला है, फिर टाइम उसमें भी रहेगा नहीं वो। चलो हाँ रमन, अब मैं तुम्हारे देख रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड एट एसटीपी फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। वो क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ ब्यूटेन को रिक्वायर करने में वॉल्यूम बताओ एसटीपी पे कितना ऑक्सीजन का लगेगा। तो पहले ब्यूटेन की रिएक्शन लिख लो। ब्यूटेन की रिएक्शन क्या होगी, C4H10 O2 के साथ क्या होगा, कंबशन होके वो क्या देगा CO2 और वाटर देगा, ठीक है। CO2 और वाटर देगा, तो ये कितने आ जाएंगे 4 CO2 आ गया, 5 H2 आ गई, ये कितना हो गया 4 to the 8 5 13 13/2 हो गया, ठीक है। इसको मैं करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2CH4 C4H10 2C4H10 प्लस 13O2 क्या दे रहा है 8CO2 दे रहा है, प्लस 10H2O दे रहा है, ठीक है। ये चीज हो जाएगी 13 हाँ ये फाइनल रिएक्शन आ गई। अब देख लो इसमें निकाल दो, वो कह रहा है 1 मोल ऑफ ब्यूटेन, देखो तो 2 मोल ऑफ ब्यूटेन से हमें क्या कितना ऑक्सीजन चाहिए, बेसिकली 13 मोल चाहिए, तो वही 1 मोल से हमें कितना चाहिए होगा 13/2 मोल चाहिए होगा। तो 13/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए हमको, ठीक है। अब हमें पता है बेसिकली एसटीपी पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो एसटीपी पे हमारा कितना वॉल्यूम होता है, अगर मैं बात करूं तो एसटीपी पे हमारा कितना वॉल्यूम होता है 22 पॉइंट, ठीक है। हेलो हाँ, एसटीपी पे हमारा जो वॉल्यूम होता है बेसिकली वो कितना रहता है 22.4 लीटर, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हमारे मोल्स आ जाएंगे बेसिकली, सॉरी वॉल्यूम आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा एसटीपी पे वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये आ गया 7.5 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। ये चीज हो गई। चलो अब देखते हैं ये आ जाएगा, ये क्लियर हो गया तुमको, अब ये क्लियर हो गया, इतना वॉल्यूम निकल आएगा, कैलकुलेट कर लेना जितना भी आएगा, ठीक है। ये रमन ठीक है अब ये। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, चलो देखो। अब हमारा क्या है 37 क्वेश्चन और 56 37 हाँ 35 तो हो ही गया, 37 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 37 क्वेश्चन भी आया है, 37 क्वेश्चन वो बोल रहे हैं एक क्रिस्टलाइन सोल्ट है Na2SO4.H2O, ये क्या कर रहा है, हीटिंग करने पे क्या कर रहा है 55.9% का लॉस कर रहा है वेट का, ठीक है। तो वो कह रहा है ये बताओ फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सोल्ट क्या होगा। देखो
इसका मतलब ऐसे समझ लो, ये क्या कर रहा है, जब इसकी हीटिंग होती है तो इसका क्या है, पानी उड़ता है बेसिकली। तो इसका क्या है, पानी उड़ रहा है, ठीक है, इसका क्या है, पानी उड़ रहा है। अब देखो, इसको मैं मान लेता हूं कि 55.9 ग्राम जो लो, ठीक है, इसका 55.9% का मतलब क्या हो गया कि 55.9 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट था इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में। ये बोलो, ये चीज समझ में आई? पहले ये स्टेप समझो। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी मैं इसको हीट करता हूँ, Na2SO4 को जब भी मैं हीट कर रहा हूँ, तो हो क्या रहा है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस कर रहा है। तो ये क्या बना रहा है, Na2SO4 प्लस XH2O। अब ये कह रहा है जो लॉस हो रहा है ना वेट में, वो 55.9% हो रहा है। यानी अगर मान लो तुम्हारा 100 ग्राम है टोटल कंपाउंड, उसमें से कितना लॉस हो रहा है, 55.9 ग्राम का लॉस हो रहा है। पहले बताओ ये स्टेप क्लियर है? यहां तक स्टेप क्लियर है ये सब? ठीक है, हाँ। तो यानी तुम्हारे 100 ग्राम कंपाउंड में से 55.9 ग्राम वाटर लॉस हो रहा है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा Na2SO4 कितना होगा? Na2SO4 का मास कितना होगा बेसिकली? वो कितना होगा, 100 माइनस 55.9, ये कितना आ जाएगा, 0.1। ये हो गया हमारा 9 44.1 ग्राम हो गया। ठीक है, बस कुछ नहीं करना अब तुमको, तुम्हारी ये चीज आ गई। अब तुम क्या करो, 55.9 ग्राम वाटर है तुम्हारा यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, 55.9 बाई 18। ठीक है, यहाँ तुम्हारा Na2SO4 कितना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, 44.1 डिवाइड बाई Na2SO4 कितना होता है, 2346, और ये 32, ये 64, ये कितना हो गया मेरा, 142 हो गया ये मेरा, 142। ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। जब तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे बेसिकली, अब देखना, अब नंबर ऑफ मोल्स के क्या पता चलेंगे, मान लो इसका ए आ गया, इसका बी आ गया, ठीक है, इसके ए और इसके बी आ गए। देखो ये क्या बता रहा है, ये कंपाउंड क्या बता रहा है कि अगर मैं मान लो 1 मोल ऑफ Na2SO4 लेता हूं, मैं 1 मोल ऑफ Na2SO4 लेता हूं, तो मेरे कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, XH2O, मतलब X मोल्स ऑफ वाटर होते हैं उसमें, X मोल्स ऑफ वाटर होते हैं। ठीक है, और अगर मैं ए मोल्स ले लूं, मैं ए मोल्स ले लूं Na2SO4 के, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे, X बाय ए, सॉरी X इंटू ए होंगे, X इंटू ए मोल्स होंगे। ठीक है, अब जब मैंने X इंटू ए मोल्स ले लिए, ठीक है, इतने वाटर अटैच होंगे, लेकिन एक्चुअल में ए के साथ कितने अटैच हो रखे हैं, बी अटैच हो रखे हैं, और इस ये बोल रहा है कि X के साथ X इंटू ए अटैच होंगे। तो A इंटू एक्स क्या आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस ये चीज करनी है, यहां से तुम्हारा X आ जाएगा। तुम्हें A भी पता है, तुम्हें B भी पता है। बोलो, ये चीज क्लियर है काव्या, ये चीज क्लियर है तुमको? हाँ विराज, अभी बता रहा हूँ, रुको अभी बता रहा हूँ, लाइन वाइज चल रहा हूँ। 56 के बाद 41 करेंगे, पहले एक बार 56 देख लेते हैं। 56 क्वेश्चन में क्या है बेटा, 56 तो मैथ्स का है। 41 देखते हैं। 41 की बात करते हैं, देखो 41, 41 में क्या बोल रहा है वो कि 41 में वो ये चीज बोल रहा है कि 0.24 ग्राम ऑफ अ वोलेटाइल गैस अपॉन vaporization gives 45 ml vapor at NTP. What will be the vapor density of the substance? ठीक है, वो ये चीज बोल रहा है बेसिकली कि 0.24 ग्राम ऑफ वोलेटाइल गैस अपॉन वेपराइजेशन गिव 45 ml वेपर एट एनटीपी, व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। चलो देखते हैं। तुम क्या करो, सबसे पहले तुम क्या करो, यहां से वोलेटाइल गैस है अपॉन वेपराइजेशन, इतना वॉल्यूम दे रही है। ठीक है, तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, 45 ml है। ठीक है, एट एनटीपी की बात कर रहा है वो। और तुम्हारे पास जो मास है बेसिकली वो कितना है, 0.24 ग्राम है। ठीक है, ये चीज है। तो तुम जो एनटीपी की अगर हम जैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम एनटीपी पे ये बताओ, तुम प्रेशर टेम्परेचर क्या लेते हो एनटीपी पे? तुम एनटीपी पे प्रेशर टेम्परेचर क्या लेते हो, बताओ मुझे।
क्योंकि उसी से ही मतलब तुम्हें क्लास में बताया होगा ना कि एसटीपी और एनटीपी में कैसे करना है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, तुम्हें एनटीपी और एसटीपी बताया है, सेम है या अलग अलग बताए हैं? जैसे बताया वैसे ही लेना है तुमको, ठीक है, जैसे तुम्हें क्लास में बताए गए हैं वैसे ही लेना है, ठीक है। तो तुम, अब मैं क्या करता हूँ बताता हूँ, देखो तुम क्या करो, पीवी इज इक्वल टू, देखो एनआरटी होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, और इसको मैं लिख सकता हूँ पीवी इज इक्वल टू मास बाय गिवन मोलर मास बाय आरटी। ये क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू, ये हम इसको अगर इधर ले जाएं, पीएम इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एम बाई वी आर टी। तो इसमें ना रिलेशन आ जाता है, देखो रिलेशन क्या आता है, पीएम इज इक्वल टू डी आर टी, ये हमारा क्या आ जाता है, पीएम इज इक्वल टू डी आर टी, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी बेसिकली। नहीं तो हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, देखो सीधा कैसे, कि हमें क्या है, मास दे रखा है वोलेटाइल गैस का और वॉल्यूम दे रखा है उसका, तो हम सीधा यहाँ से डेंसिटी निकाल लें उसका। हम यहाँ से सीधा, अगर हम ये नहीं करना चाहते, कर तो इससे भी सकते, लेकिन हमें मोलर मास नहीं पता, तो हम सीधा क्या करते हैं, डेंसिटी निकाल लेते हैं इसकी मास बाय वॉल्यूम से, तो डेंसिटी आ जाएगी। अब डेंसिटी ऑफ जो हाइड्रोजन दे रखी है वो भी हमको पता है, तो जो वेपर डेंसिटी होती है वो बेसिकली इनका रेशियोज होती है, ये डेंसिटी ऑफ गैस का डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन का, ये रेशियो होता है बेसिकली वेपर डेंसिटी का। तो तुम यहाँ से डेंसिटी निकालो, तुम्हें डेंसिटी गैस की निकाल के हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, मेरा वेपर डेंसिटी आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज क्लियर है? जिसका भी 41 डाउट था उसको ये चीज क्लियर हो गई? चलो ठीक है। 42, अब 42 देखते हैं, 42 में क्या कह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 224 ml of H2 at STP on treatment with dilute sulfuric acid will be, देखो चलो वो क्या कह रहा है, रिएक्शन लिख लेते हैं हम 42 में रिएक्शन लिख लेते हैं। वो क्या बोल रहा है कि H2SO4 को जब हम जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें पता है क्या होता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, ये चीज है। और वो क्या कह रहा है, ये बताओ मुझे जिंक कितना चाहिए होगा अगर मुझे 224 ml इसका क्या बनाना है, H2 बनाना है, हाइड्रोजन गैस बनानी है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि देखो 1 मोल ऑफ H2 यानी, देखो 1 मोल यानी 22.4 लीटर बनाने के लिए तुम्हें कितना, 1 मोल ऑफ जिंक चाहिए होगा, ठीक है, 1 मोल ऑफ जिंक चाहिए होगा तुम्हें अगर ये बनाना है, ठीक है। अगर तुम्हें मान लो 1 लीटर बनाना है तो तुम्हें कितना मोल चाहिए होगा, 1/22.4 लीटर चाहिए, मतलब मोल चाहिए होंगे तुमको Zn के। और अगर मान लो तुमको 24 ml बनाना है, यानी इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो 0.224 लीटर बनाना है अगर तुमको, तो तुम्हें जिंक के कितने मोल चाहिए होंगे, देखो 1/22.4 इंटू 0.224, ठीक है। ये कितना आ गया बेसिकली हमारा 0.01 मोल आ गए जिंक के, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, मास पूछा है तुमसे, मास पूछा है, तो मास ऑफ जिंक क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है, मोल्स इनटू मोलर मास। तो यहां से ये चीज कर दो, ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या कर दो, मोल्स इनटू मोलर मास कर दो। क्लियर है विराज, ये तुम्हारा क्वेश्चन था 42, क्लियर हो गया तुमको? हाँ बेटा, जो शिवम बेटा मेरे पास जो पेपर है ना उसमें 56, 59, 65 ये क्या है, मैथ्स के टॉपिक आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तुम या तो पेपर के हिसाब से क्वेश्चंस भेजो मेरे को, क्या कह रहे हो? काव्या 37, हाँ बेटा 37 हो गया काव्या, 66 और 67, 41, 41, ठीक है। 25, मानिक बोल रहे 25, ये 25 कौन सा है? चलो 47 और 48 बोल रहे हैं, ठीक है, देखते हैं 47 और 48 कौन से हैं। हाँ 47 और 48 देख लो चलो।
ऑलमोस्ट सारा पेपर क्लियर हो ही गया, हमने सारा पेपर ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही लिया, कुछ बचा नहीं है, हमने सारे मेन मेन क्वेश्चंस तो कर ही लिए हैं, ठीक है। तो हम ये 47 और 48 देखते हैं। 47 क्वेश्चन में देखो क्या रहेगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 मोलर एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड आर मिक्स, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। देखो वो कह रहा है कि मैंने दोनों का इक्वल वॉल्यूम ऐड किया है, तो ऑब्वियस ही बात है जब हम इक्वल वॉल्यूम ऐड करते हैं दो चीजों का तो उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो ये 1 मोलर से ये बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, 0.5 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। या तुम इसको ऐसा करना चाहते हो तो देख लो, इसको ऐसे कर सकते हो, हम ये मान लेते हैं कि वी वॉल्यूम मान लो हमने इसका ऐड किया है, हमने वी वॉल्यूम ले लिया कि वॉल्यूम जो ऐड किया है हमने दोनों का वी किया है, वॉल्यूम एडेड इज वी, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम हमने वी ऐड किया है। तो मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड कितने ऐड हुए हैं, मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड हमने कितने ऐड किए, 1 मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यानी वी मोल्स हमने इसके ऐड किए हैं, ये वी मोल्स हो गए, ठीक है। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास कितने हैं, ये भी हमारे कितने हो गए, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये भी कितने हो गए, वी मोल्स हो गए, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब देखो एक बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा, दो हमें क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। तो हमें यहाँ से 1 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड से 2 मिल रहे हैं, तो हमें मोल्स ऑफ OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन कितने मिलेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड से बेसिकली 2V मिलेंगे, ठीक है। हमें मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो मिलेंगे ये बेरियम हाइड्रोक्साइड से मिले हैं। ऐसे ही हमें अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से मिलेंगे तो एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टूट के 3 मोल देगा, ठीक है। तो V मोल से हमें कितने मिलेंगे बेसिकली, ये कितने आयंस मिलेंगे बेसिकली 3V मिलेंगे। तो टोटल आयंस हमें कितने मिले, टोटल OH माइनस आयन कितने मिले हमको, 5V मिल गए, 5V मोल हो गए हमारी टोटल वॉल्यूम, टोटल OH माइनस आयन की मोल्स, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, हमने V इसका ऐड किया बेरियम हाइड्रोक्साइड का और V उसका ऐड किया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 2V हो गया। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 5V बाई 2V, ये कितना आ गया 2.5 मोलर, ये आ जाएगा। क्लियर है, ये क्लियर है जिसको भी 47 वेदांशी 47 और 48, 47 तो क्लियर है, वेदांशी आ रहा है बेटा, 47 क्लियर है। चलो 48 देख लेते हैं, 48 भी क्या है, 48 भी वो क्या बोल रहा है कि डेंसिटी दे रखी है H2SO4 सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 दे रखा है बेसिकली, वो कितना है 1.5 ग्राम पर ml, ठीक है। और सोल्यूशन जो है बेसिकली वो कितना है 49% बाय मास है। तो वो क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी पूछ रहा है, मोलैरिटी हमसे पूछ रहा है। तो मोलैरिटी ऑफ मोल्स इन 1 लीटर, देखो सोल्यूशन क्या है बेसिकली, जो सोल्यूशन है वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास 49 ग्राम H2SO4 है इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मेरे पास क्या है 49 ग्राम H2SO4 है इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो मेरे पास मोल्स ऑफ H2SO4 आ गए, मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे आ गए, मुझे मास दे रखा है 49 ग्राम, मेरे मोल्स कितने हो गए, मोलर मास कितना हो गया 98, तो ये कितने आ गए 1/2 यानी 0.5 मोल्स आ गए मेरे H2SO4 के। अब सोल्यूशन का जो मास दे रखा है बेसिकली वो कितना है 100 ग्राम है, मुझे क्या चाहिए बेसिकली वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा मेरा, मास इनटू डेंसिटी, सॉरी मास बाय डेंसिटी, मास कितना है 100 ग्राम है, डेंसिटी कितनी है 1.5 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1000/15 ml आ गया बेसिकली, ठीक है। इसको लीटर में करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली, ये आ जाएगा 1 लीटर, सॉरी 1/15 लीटर, ये आ जाएगा इतना, ठीक है। तो मेरी मेरी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मेरी मोलैरिटी क्या हो जाएगी बेसिकली 0.5 मोल्स डिवाइड बाय 1/15, ये कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 15, ये आ जाएगी मेरी मोलैरिटी। क्लियर है वेदांशी, आ रहा है बेटा, दोनों क्लियर है ये चीज। हाँ चलो, तो हमारा ऑलमोस्ट पेपर डिस्कस हो गया है, अगर किसी को कुछ दिक्कत हो तो बताओ, कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में तो बताओ, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है फिर क्लास एंड करें अब, ठीक है। चलो क्लास एंड करते हैं हम।